निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। और खास बात इस बजट की यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, नए एरिया में लोगों को बुलाने, जैसे कंटेनर का निर्माण, सिविल एविएशन का, एमआरओ का निर्माण, ये सारी चीजें हैं। और खेल कूद को, मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज है, खेल कूद को जो खेलो इंडिया योजना है उसको मिशन मोड में ले जाने का है, जिससे इक्विपमेंट बने, आदि आदि बने। और एक अंतिम बात, जो सेमी कंडक्टर और एमएसएमई पर जो जोर दिया गया है, एमएसएमई पर बहुत शिकायत थी, बहुत इनके क्रिटिसिज्म थे, एमएसएमई पर इन्होंने छोटे और मध्यम उद्योग पर जोर दिया गया। एक बार हिमांशु के पास चल जाते हैं, क्योंकि हिमांशु के पास लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू। या अब मेरे साथ नरेश ट्रेहन है। आप हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, काफ़ी कुछ नया नई घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री ने। 17 ड्रग्स थे जिन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाया है, बायोफार्मा के लिए भी काफ़ी ऐलान किया। हाँ, जैसे ड्रग्स की बात करेंगे तो जो 7 रेयर डिजीजेस हैं जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, और ख़ास करके कस्टम ड्यूटी का, वो उसको हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिन लोगों को बहुत हाई कॉस्ट पे मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स, जो इन्होंने ये आज के दिन जो बायोफार्मा शक्ति जो पे इन्होंने चर्चा करी, उसमें ये स्पष्ट था कि जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हम वेट करते हैं बनाने के लिए, जैसे डेवलप होते हैं ओवरसीज, फिर वो पैटर्न ख़त्म होना हो, बट वी कैन इनकरेज रिसर्च आवरसेल्व्स एंड बायोसिमिलर्स को तो बनाना और बायोलॉजिक्स को बनाना, उसकी एम्फेसिस पे बहुत सारा हेल्प मिलेगा डिजीज़ को, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। सो इनकी सारी जो नई एक्सप्लोरेशन हो रही है फॉर ड्रग्स, उसको सपोर्ट करना बाय 10,000 करोड़ बजट टू इनकरेज। आपको लगता है कि लार्जर लेवल पे एक फोकस है मिडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर? शॉर्ट टर्म में भले उतना ज्यादा फोकस नहीं है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात उन्होंने कही है भारत में, जैसे फार्मा का। उन्होंने ब्रॉड बेस इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें एड्रेस करी, जैसे मैं बता रहा था कि बायोशक्ति की बात करी। दूसरा, आज के दिन हमारा ड्यूअल बर्डन है डिजीज़ का, जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो डिपेंड करती हैं सिविक फैसिलिटीज़ के ऊपर, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, ये वो चीज़ें जो हैं, उसमें इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। तो the communicable diseases are actually reducing as we go forward. But at the same time, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, इनकी बहुत तादाद बढ़ती जा रही है, वो गैलअप कर रही है। तो उसके लिए ये जो मेजर्स किए गए, जैसे जो मैं बता रहा था, बायोसिमिलर्स हैं, हाँ, उसका इसे, हाँ, और ये है कि प्रमोटिंग हेल्थ के लिए जो आयुर्वेदा के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी के 3 और इंस्टीट्यूट बनेंगे। एजुकेशन और स्किल्स के लिए भी बहुत सारा एम्फोसिस दिया गया है कि नए सेंटर्स बनेंगे या कमिटी बनेगी फ्रॉम स्किल्स टू एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीज़ों जो हैं, ये इनकरेज करेंगी दो तरफ से, क्योंकि अगर जो हमने डिलीवरी करनी है हेल्थ केयर की, तो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। उसकी स्किल्स एनहांस करने से एक तो मौका मिलेगा ना, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी कि लोगों को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने वो बताया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, उसके लिए हर स्टेट में 5 हब्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर ये टू ब्रिंग सम ऑर्गेनाइजेशन इन अ केओटिक सेक्टर, कि क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी
केओटिक ग्राउंड की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस अनइवन होते हैं। एक आखिरी सवाल था कि गर्ल्स के लिए हॉस्पिटल की बात की है हर जिले में, हॉस्टल बनाने की। हाँ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको तो बहुत सेफ्टी का खतरा रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता। तो निश्चित तौर पर जो फोकस है इस बजट का वो मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स पर है, और नरेश त्रेहान मानते हैं कि इसका आगे चलकर हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। जी, हमारे साथ बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। जरा जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या उनको लगा इस बजट में उनके हिसाब से सही था और क्या सही नहीं था। मैं समराइज करूंगा अपनी बात कुछ पंक्तियों में। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। 50 लाख करोड़ का हिसाब आया है। ऊर्जा और इंफ्रा की सौगात लाया है। AI अडॉप्शन एंड ट्रेनिंग और होगी आसान। रोजगार आएगा, गरीबी जाएगी, हर घर बनेगा एंटरप्रेन्योर। अब किसान भी AI लाएगा और विदेश जाएगा। होगा समर्थ मजदूर, देखो बजट आया है। अब होगा टैक्स कम ऑन इनकम और मिलेगी छूट ऑन एक्सपेंस। होगी खुशियां घर घर। अब छुएगा आसमान स्टॉक्स ऑफ इंडिया। मिलेगा MSME को आधार। होगा लोन सस्ता और मजबूत व्यापार। ज़रूरत की चीज़ें होंगी सस्ती, अब होंगी बचत। सर आप कवि हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। हाँ? नहीं, उन्होंने पूरे बजट का सार इन पंक्तियों में ला दिया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। अभी FTA भी आया तो अच्छा, तो मैं अगले हिस्से कविता के अगले हिस्से के लिए बाद में सुचरिता, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिमांड सोना चांदी की है। सर से जरा जल्दी से, सर आपके लिए क्या था इसमें खास? इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं बढ़ाए और गवर्नमेंट को मगर लेकिन जो 10 मिलियन जो वर्क फोर्स है थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज द इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी एक्सपेक्टेशन थी सोना चांदी की सेक्टर के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बिजनेस आसानी से हो सके सर आप बताइए। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के लिए क्योंकि सौगात 22 सितंबर को GST कट हुआ था, तो कोई उम्मीद खास नहीं थी। ये अच्छा रहा है कि कोई टैक्स सेस नहीं बढ़ाया गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाने की जो ज़रूरत थी, उसके लिए जो हाई क्वालिटी टूल रूम्स हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, और ऊपर से कई इन्वेस्टमेंट्स जो बात की जा रही हैं ऑन टेक्नोलॉजी, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तीसरा एक फोकस है दुर्गापुर में 4000 इलेक्ट्रिक बसों का। उम्मीद है कि ये शायद ट्रेंड सारी जगह किया जाएगा। तो बजट ओवरऑल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है इस बजट में, लॉन्ग टर्म है, और आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन अच्छी अब बिल्ड जरा की। जल्दी से हेल्थ सेक्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर पहले ही इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई, 2 नेशनल सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, बहुत कुछ कहा गया। सो ये जो बजट आया इस बार, इट इज़ बहुत ज़्यादा अलाइंड है ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड से, और इंडिया के जो हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है। जैसे 3 एम्स स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, निमहैंस की तेजपुर और रांची में स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टैब्लिशमेंट की बात हुई। तो ऑल दैट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक चीज़ जो हमने मिस किया है, वो डिस्पैरिटी काफ़ी समय से चलती आ रही है, दैट इज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स। पिछले बजट में करीब 75,000 सीट्स सरकार ने अनाउंस की थी फॉर द MBBS कैंडिडेट्स। नाउ अभी एट प्रेजेंट जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि 1,30,000 स्टूडेंट्स MBBS पास करते हैं, और उनके लिए सिर्फ 80,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स अवेलेबल हैं। तो हर साल 50,000 सीट्स का डिस्पैरिटी रहता है। 50,000 स्टूडेंट जो इंडिया का वर्कफोर्स है, क्वालिफाइड फोर्स है, वो कंपटीशन के रैट रेस में चला जाता है। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को हम तब तक एड्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस बैकलॉग को एड्रेस ना करें। बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से राय ले लें। मैम, क्या बजट की बड़ी बात है? I think it's a very solid budget from a long-term perspective. Infrastructure, industries, MSME especially, I'm very happy to see the support that they're giving to MSME and the women-led businesses. I think industries, India has not caught up when it comes to industrial development. We are big service exporters, and I think this is going to solidify our position globally when it comes to industrial export. सर हिंदी में आप बताइए जरा बड़ी बातें। जी जी,
इसमें कम से कम देखिए 2 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि 2047 पे जो विकसित भारत है उसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है और यहाँ पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है वो 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। और हम लोग बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में और यहाँ पे 10,000 करोड़ का। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको अगर आम आदमी देख रहा है, मिडिल क्लास देख रहा है, उसे बताइए इसमें क्या है। देखिए उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, 7 हाई स्पीड जो है नेटवर्क दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सबको फायदा मिलेगा। उसके कह रहे हैं उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, देखो एजुकेशन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके साथ उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो यहाँ पे 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा, 5 यूनिवर्सिटी जो है टाउनशिप्स हैं और यहाँ पे आप देखें 15,000 जो स्कूल्स उनको जोड़ा गया है कंटेंट क्रिएटर लाइव से। और अगर आप आदि आबादी की बात करें तो आदि आबादी के लिए भी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। कितने नंबर देंगे इसे? बिल्कुल मैं तो 10 में मैं तो 9.5 दूंगा। 10 में 9.5। सुहेल 9.5 वो नंबर दे रहे हैं, आप क्या देंगे सर? देखिए वो तो बाजार जैसे कह रहा है उस हिसाब से मैं दूंगा, 5 के हिसाब का दूंगा क्योंकि ये आपने तो आधे 50% दे दिए। 50% दिया बिल्कुल, क्योंकि बाजार जिस तरफ डिसअपॉइंटिंग लगा आपको? डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है। दूसरी टैरिफ की मार को रोकने के लिए अगर कुछ आ सकता था तो इस बजट में आ सकता था। तीसरी बात है एक सरकार ने अपना केपेक्स बढ़ाया है लेकिन निजी निवेश जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो देश में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, एक विनिवेश की बात की जा रही थी जो कि 2047 में लेके जाएगा। ये सब डायरेक्शंस अगर आते तो आप देखती कि बाजार अपने आप अपने आप रिएक्ट करता। एक चीज़ जो मुझे बड़ा अच्छी भी लगी और शायद उसके लिए और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो है जो डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको टैक्स में रियायत दिया गया है इस बजट में। लेकिन एक डेटा सेंटर में आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक डेटा सेंटर में 10 या 20 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा सेंटर के लिए जो सबसे बड़े रिफॉर्म की बात होनी चाहिए थी वो है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड में रिफॉर्म्स की। स्वाति जी आप हमारे साथ आ गई हैं, ज़रा बताइए मेंटल हेल्थ को लेकर जो इस बार इंस्टीट्यूट्स की बात कही गई है उस पर पहले भी फोकस रहा, आपको लगता है कि ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसको एड्रेस किया? जी हाँ, देखिए मेंटल हेल्थ लगातार इस बात की कवायद हो रही है कि जिस तरह से कोविड के बाद से खास तौर से युवाओं की मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत खासा असर पड़ा है, तो इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी जहाँ इसको इम्पोर्टेंस मिली है वहीं फंडिंग की बात अगर हम करें तो अभी पूरी तरह से इसमें फंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में कैसे मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। ये एक अच्छी पहल है जो कि अब हमें देखने को मिली। हेल्थ के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कितना आप इसको आंकलन करेंगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? देखिए बहुत ही अच्छा बजट है मैं बोलूँगी हेल्थ के आंकलन से, क्योंकि अब हेल्थ इंडस्ट्री को एक ग्रोथ इंजन की तरह से देखा जा रहा है। ये नहीं माना जा रहा है कि केवल एक्सपेंस के लिए हेल्थ इंडस्ट्री है बल्कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। यानी कि अब बायो सेक्टर फार्मा की जो शक्ति का बात करी है इन्होंने वित्त मंत्री ने, वो एक बहुत बड़ी पहल है कि आने वाले वक्त में भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इनोवेशन हब होगा हेल्थ केयर सेक्टर में। यानी कि हमारे खर्चे कम होंगे, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है लोगों का दवाइयों के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, वो कम होगा आने वाले वक्त में। और जो है हम पूरे विश्व को दवाइयां देने जा रहे हैं, पूरे विश्व को दवाइयां देंगे। हाँ। लेकिन अभी जो शेयर मार्केट का हाल है वो वाकई उसको दवा की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने की कोशिश है, शेयर मार्केट की सेहत कैसे सुधरेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बाजार का हालत जो है ठीक है नहीं, और सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट आया है बजट में वो है एसटीटी का, जो कहते हैं हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वायदे बाजार यानी कि एफएनओ मार्केट्स में बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स में 2.5 गुना बढ़ा है और ऑप्शंस की बात करें तो 1.5 गुना बढ़ा है। यहाँ पे बात करें तो डिफेंस में भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी नहीं देखने मिला। उसके कारण भी देखें तो कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी जो है गिरावट आ रही है। पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि एफआईज जो है उनके लिए कुछ वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, वो भी नहीं आया। जी शरद, आपके पास आऊंगा। आपने डिफेंस की बात की है तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट बढ़ेगा। सर, डिफेंस को क्या उम्मीद थी और कितना खरे उतरे? देखिए, अभी तक जो कुछ इनपुट मिला है उसके अनुसार सरकार ने एक ऐसे कदम लिए हैं कि डिफेंस पीएसयू एंड पीएससीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे मजगांव डॉक हो गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। तो इस बड़े इन्वेस्टमेंट का फर्क
जो है वो 5 से 8 साल का हॉराइजन रखिए। ये सही टाइम है आईपीओस जो रिलीज होंगे उसमें इन्वेस्ट करने का। सर आप अभी आए, अभी ज्वाइन किया। सर आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखो बिल्कुल बहुत अच्छा बजट है, और मैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो इसके अंदर काफ़ी कुछ मिला है और कुछ चीज़ें डिटेल अभी तक आई नहीं है। जिस तरह ये फोकस था, देखो अभी आप क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें, रडार्स में, आपका लॉटरिंग अम्यूनिशन के अंदर, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, ड्रोन्स का, इसमें से काफ़ी बढ़ोतरी का बताया। सच्चाई ये है कि जो भारत का बजट है डिफेंस का, वो 1.9% जीडीपी था जो पिछली बार था 6.81 लाख करोड़। अभी रिक्वायरमेंट थी कि वो बढ़ के 2.5 कम से कम होना चाहिए जीडीपी का। क्यों? क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान, उनका जो बजट है 4 से 4.5% होता है जीडीपी। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, चिराग इस पासवान बार कुछ एक कह बहुत रहे हैं, अच्छी सर। चीज की सर है मैं कि वापस आ रही हूँ, चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं। पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में चिराग पासवान कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स पर ध्यान है, सरलीकरण पर ध्यान है, जो कि आम लोगों के लिए है, यानी फ्यूचरिस्टिक बजट है। सतीश जी, चिराग पासवान के साथ सहमत है? देखिए, ये जो सत्ता पक्ष वाले बोलेंगे ना, वो T20 क्रिकेट मैच के चीयर लीडर होते हैं, तो इनकी बातों पे मत जाइए। आप दूसरी तरफ का चीयर लीडर बन जाइए ना। नहीं, मैं बीच का हूँ। मैं कह रहा हूँ, जैसे देखिए अभी मैं चर्चा कर रहा था बैंकों के बारे में कि विकसित भारत का लक्ष्य है, बैंकों को लेकर बड़ी बातें कही गई है इस बजट में। तो बैंक के लिए कमेटी बनेगी, कौन सा बैंक किधर मिलेगा, कुछ न कुछ उसका रास्ता रखा जा रहा है। दूसरा कि जो टेक्सटाइल, टूरिज्म और आदि, रेयर अर्थ और आदि पर जो जोर है, तो इससे भी तो एम्प्लॉयमेंट का निर्माण होगा ना, और कैपेबिलिटी होगी। अभी यूरोपियन यूनियन से जो डील था, तो मैंने उसको नाम दिया आत्मनिर्भरता का यूरोपियन मॉडल। मैं मानता हूँ इस बजट में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का ये भारतीय मॉडल है। आइए दर्शकों को सुनवाते हैं कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद शशि थरूर क्या कह रहे हैं इस बजट पर, जरा सुनिए। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन है आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर, हाँ, कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब
शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका। तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें ज़रूरी है। जी, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद शशि थरूर को। हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हिमांशु शेखर, वो वहां मौजूद हैं जहां बड़े बड़े कारोबारी पहुंचते हैं और उनसे वो बात भी कर रहे हैं। हिमांशु, अगर आप दर्शकों को बताएं कि वहां जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और बजट का लबोलुआब क्या है, रेटिंग कैसे कर रहे हैं बजट को वो। देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया हमें मिली है यहाँ पर कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा बजट जो है वित्त मंत्री ने पेश किया है, जिसका फोकस विकसित भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल की रिपोर्टिंग हम लगातार करते रहे कि इस बजट में जो बड़ा फोकस होगा वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पर होगा और यही फोकस वित्त मंत्री के बजटीय प्रस्ताव में रहा है। विशेषकर जो कैपेक्स के लिए, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकार पैसे खर्च करती है, सड़क बनाने पर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, उसके लिए जो एलोकेशन है वो 1 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। और ये एक जो बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, जिस तरह से हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी भविष्य में, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना ज़रूरी है और इसको देखते हुए ही 1 लाख करोड़ का आवंटन जो है वो कैपेक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया है। पिछले साल 11,20,000 करोड़ था, इस साल 12,20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है वित्त मंत्री ने। इसका स्वागत किया है CII ने। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग पर भी एक बड़ा फोकस इसमें दिख रहा है, विशेषकर बायो फार्मा सेक्टर में, इसका भी CII ने स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिन उद्योगपतियों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म का बजट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म का बजट है और भारत की जो लॉन्ग टर्म की ज़रूरतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग टर्म गोल्स को एक पर्सपेक्टिव में रखते हुए विकसित भारत के लिए ये बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। जी सोहेल। हिमांशु, आप वहां से लगातार इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, यहाँ पर हमारे साथ कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से एक ने कहा कि आपने ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने के लिए कोई समाधान ही नहीं दिया बजट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कंप्लायंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, उनको मार्केट एक्सेस के रूप में, खासकर MSME के लिए बहुत सारी नए प्रावधान इस बजट में हैं। उसके साथ जो सबसे बड़ी बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री को प्रॉब्लम लग रही थी कि क्या गवर्नमेंट जो लगभग 11 लाख करोड़ का कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, वो क्या कम तो नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बजाय इस बार तो और बढ़ा दिया, 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने प्रोविज़न किया है। वाटरवेज को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें कम होगा और मुझे लगता है कि टूरिज़्म जैसे सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो MSME सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के सभी सेक्टर्स को सपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से सरकार ने कंटिन्यू रखा है और उसके साथ ही नए तरह टूरिज़्म, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैरीन, फिशरीज़, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो सोशल लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सकते हैं, उसके अंतर्गत सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी डिफिकल्ट सिस्टम के टाइम, इतने चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी एक फ्यूचरिस्टिक बजट, एक इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए बजट वित्त मंत्री जी ने यहाँ पेश किया है। गोपाल जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी पर एक बार सवाल पूछ लेती हूँ, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं। उससे पहले आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आज बजट के दिन गोपाल जी अभी कह रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक बजट है और जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उन्हें ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आप सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं है और पिछले लगभग 12 वर्षों का सबसे खोखला बजट है ये। इस बजट में बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट है, अभी डिटेल्स कहीं पर भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हैं। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रहा है,
उद्योगों का पहले से ही हालत खराब थी, डॉलर की तुलना में रुपया और 10-12 पैसे गिर गया है, शेयर मार्केट में हाहाकार है। गुप्त बजट है ये, बोगस सरकार है, बोगस बजट है। अब ये कैसे है बोगस बजट? क्योंकि इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई और उसके बाद जितनी पॉलिसीज और टैक्सेशन का सिस्टम खासतौर पर कस्टम ड्यूटी का है वो ऐसा है कि उससे इंपोर्ट बढ़ेगा। आपने यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, आपने उसको सपोर्ट करने के लिए बजट बनाया है, ऐसा लगता है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा इसका कहीं पर कोई प्रोविजन नजर नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा जब आपका मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में बढ़ेगा। 2014 के बाद लगातार घट रहा है, इसके अंदर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती है। आपने माइनिंग से लेकर मिनरल्स से लेकर सब कुछ महंगा कर दिया है। अगर ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे उठेगा, पहला सवाल। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं उठेगा तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, दूसरा सवाल। आपने फिजिकल डेफिसिट पे कहा 4.3%। जब हालत इस तरह की हो, इकोनॉमी में इतने वॉलेटाइल सिचुएशन हो, तो जो फिजिकल डेफिसिट है जीडीपी का 4.3%, ये एक हायर फिगर है। रोजगार कैसे बढ़ेंगे, इस पर कहीं पर कोई दूरदृष्टि नजर नहीं आ रही है। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि इसके अंदर जो है इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करेगी और इंलैंड वाटरवेज को हम डेवलप करेंगे। एक भी इंलैंड वाटरवे डेवलप हुआ है? नॉट ए सिंगल वन। आलोक जी, वैसे आपसे उम्मीद तो की नहीं जा सकती कि आप बीजेपी के बजट की तारीफ भी करेंगे। आलोक जी, कितने नंबर दे रहे हैं 10 में आप इनके बजट को? देखिए, अभी पूरी डिटेल आ जाए उसके बाद मैं बजट में नंबर दूंगा। अभी तो फेल बजट है ये, 3.5 से कम है और ये पूरी तरह से फेल बजट है। पूरे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर उसके इंडिकेटर सारे दिखाई देने शुरू हो गए। डिटेल आ जाएगी तो क्या 10 में से 10 दे देंगे? पुराने औद्योगिक क्षेत्र है, नहीं 10 में से 10 तो गोदी मीडिया दे सकता, हम नहीं दे सकते। आपका सवाल ही गलत। आलोक जी, तो 10 में से 10 तो नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपका नहीं, मैं हो सकता नहीं, मैं तो गोपाल जी से पूछ लेती हूँ। गोपाल जी, बोगस बजट कह रहे हैं, 3.5 से पास कर दे। बोगस बजट कह दिया और कहा कि इतने सालों का सबसे खराब बजट है ये। गोपाल जी, अब ये देखिए, ये सिर्फ आलोक जी नहीं कह रहे हैं, मैं इसे मानूं कि ये विपक्ष की प्रतिक्रिया है, राजनीतिक प्रतिक्रिया आपके बजट पर। देखिए, ये तो विपक्ष तो इसकी बुराई करना ही उनका लक्ष्य भी है और उनका काम भी है। मैं असली में बताता हूं कि जो महत्वपूर्ण विषय थे इस बार बजट के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सरकार कम तो नहीं करेगी, तो उसके ऊपर कम ही नहीं कर रहे, उसको बढ़ा दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इसके अंतर्गत और कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? अखिलेश जी हमारे साथ। अखिलेश जी, आपके क्या प्रतिक्रिया है इस बजट? ये आम लोगों की समझ के बाहर का बजट है, किसान की समझ से बाहर का बजट है। ना नौकरी देगा, ना रोजगार देगा। पहले भी नौकरी रोजगार नहीं दिया, तो आज नौकरी रोजगार क्या देगा? महंगाई को रोक नहीं सकता है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकता है, आपके इलाज का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने कैंसर की बीमारी की दवाइयों को लेकर के आपने कहा है कि हम विदेश से मंगाएंगे। आप, इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल से आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, इसीलिए आपको छूट देनी पड़ रही है। तो जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज भी आज नहीं हो पा रहा है। आपका कैंसर है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इसका इलाज का क्या है? और सोचिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपकी कितनी बुराई हुई है।
पॉल्यूशन को लेकर के क्या चिंता व्यक्त की गई। लेकिन सरकार कहती है विकसित भारत का बजट है और भी एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा रिफॉर्म के। देखिए, विकसित भारत का सपना क्या हो सकता है? आपका शुद्ध हवा हो, पानी साफ सुथरा हो। इंदौर में जिसने सबसे ज्यादा प्राइज लिए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, अदर वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में, बताइए गंदे पानी से लोगों की जान चली गई। ये आपका स्मार्ट सिटी है। आपके जो खांसी की दवा है उसमें मुनाफा कमा रहे हैं लोग, लोगों की जान चली गई। ये विकसित भारत है आपका। आप ऑपरेशन थिएटर में जिंदा आदमी को ले जाओगे, ये आपका विकसित भारत है। ऑपरेशन थिएटर से मरीज भाग रहा है, ये ऑपरेशन आपका विकसित भारत है। आपने कहा क्या पीतल पे क्या चढ़ाना पड़ेगा? ये वक्त आ गया है कि लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनवाना पड़ेगा। लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनवाना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं लोहे पर पीतल चढ़वाकर जेवर बनवाने की स्थिति आ गई है। लेकिन सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है ये विकास का बजट है, ये देश की शक्ति का बजट है, ये आगे बढ़ने वाला बजट है। सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं। मान भी जुड़े हुए बहुत कुछ लोग जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। सर अगर आप बताएं दर्शकों को जल्दी से कि उत्पादन क्षेत्र में क्या है बजट में और रोजगार बढ़ेंगे इससे? बिल्कुल रोजगार बढ़ेंगे। सुबह से जो बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएं, इसके अंदर उसको प्राथमिकता दी गई है कि नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और खाली टेक्सटाइल पार्क नहीं। सुबह से बात यही हो रही थी चर्चा में भी कि किस तरह से स्किल लेबर मिले, उसके लिए इन्होंने फिर से एक किस क्षेत्र में स्किल लेबर की अभी डिमांड बढ़ने वाली है बताइए? सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के अंदर बढ़ने वाली है। टेक्सटाइल में बढ़ने वाली है। सर आप बताइए बजट के पॉइंट। सर काफ़ी बैलेंस्ड बजट रहा है। एमएसएमई को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे जो करंट सिचुएशन में हैं, उसको कैसे काउंटर करने के लिए और कुछ स्कीम आते तो और बेहतर होता। लेकिन टेक्सटाइल के अलावा रोजगार किस में बढ़ेगा? टेक्सटाइल के अलावा सर मेरे को लगता है ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं और हेल्थ केयर सेगमेंट में भी काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। हेल्थ केयर में बढ़ने के चांसेस हैं। जी सर आप बताइए। सर मेरे हिसाब से एजुकेशन के लिए एक अच्छी खबर है। ये जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप की जो बात चल रही है, उससे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन बढ़ेगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस्ड है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो मैं पहले बात कर रहा था उससे रूरल डेवलपमेंट को बहुत मदद मिलेगी। नंबर कितने दे रहे बजट को आप? मैं 7 नंबर दूंगा सर। 10 में 7। सर आपके नंबर? हम 9 नंबर देंगे जी। 10 में 9। 8। 10 में 8। सर आप? 8 डेफिनेटली 8। 10 में 8। मैम आप बताइए बजट में आपको? आई थिंक 7.5। 7.5। यस समवेयर। आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस ये बजट जो है ये लोकल को ग्लोबल बनाने का बजट है, क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र में ये विशेष ध्यान दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे घोषणा की गई है, यदि उसी प्रकार ध्यान दिया गया तो यदि गांव कस्बे के गली तक सड़क पहुंच गई तो देश की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही करेगी। इसमें महिला, युवा और किसान पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोई भी बजट एकदम से अनाउंस करते हैं तो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वाकई इस पर दूरदर्शिता दी गई है। सब आपने ग्लोबल तक बता दिया, किचन का नहीं बता रही आप? बता रहे हैं किचन पर भी। किचन पर मार को इतनी बड़ी मार नहीं पड़ी है। बाजार में चीजों के वही रेट है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दे तो शायद महंगाई भी नहीं होगी। जी आप बताइए। हाँ जी, जनसंख्या तो बढ़ी हुई है, इसीलिए किसान का बजट हमारा बिगड़ा हुआ है। कितने नंबर? 10 में 10 देंगे हम। 10 में 10। वो अपना बजट और कह रही सब बिगड़ा भी है। नहीं कहाँ बिगड़ा है, हमारा तो जो जैसे चल रहा है ऐसी चल रहा है। अच्छी बात ये है सोहेल कि अपना बजट कह रही है किचन का बिगड़ा है, लेकिन 10 में से 10 नंबर जरूर दे रही हैं। तो वही 10 में से 10 दे रही हैं, आप कितने दे रहे हैं? मेरे हिसाब से 8 नंबर है 10 में से, क्योंकि आप अगर 3 फाउंडेशन क्रैक्स को देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, उन तीनों की फाउंडेशनल क्रैक्स को भरने की कोशिश करी गई है इस बजट में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर ये तीनों चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाती हैं तो हम लॉन्ग टर्म में एक्चुअल ग्लोबल पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक और चीज़ जो बात करी, ईयू से जो डील है, इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट, जो हाईली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की लेवल बढ़ेगी। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको हाथ में दे दिया जाए और आप एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, मैं बड़ी खबर जरा एक बार बता देती हूँ। बड़ी खबर ये आ रही है कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई घोषणाएं। अब उत्तर
उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। यूपी के लिए कई घोषणाएं हैं इस बजट में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स खुलने की बात है। बुंदेलखंड के युवाओं को IIT की सौगात दी गई है। प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड्स के लिए विशेष फंड एलोकेट किए गए हैं। लखनऊ में AI सिटी विकसित करने के लिए घोषणा की गई है, यानी कि उसके लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। यूपी के लिए ये सारी खास घोषणाएं हैं। तो अब मैं जरा ये यूपी के लिए घोषणाएं की जा रही हैं, पश्चिम बंगाल जहां जहां चुनाव है, या आपको लग रहा है चुनावी बजट है? वैसे पहले ये बताइए। देखिए, जो आपने जो स्टेट्स बताई हैं ऑब्वियसली ये ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, आप T20 के टाइम में टेस्ट मैच की बात नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है इस टाइम एनकरेज कर सकते थे 3 तरीके से। एक, डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव्स दे के, एक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट उनके लिए आसान करना, और एक जो भी आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से स्ट्रेस है और जहां हम इंपोर्ट हमारी बढ़ते जा रही है, उसमें जो आप इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर सकते हैं, करने का मौका था। एक बार गोपाल जी से पूछ लेते हैं। गोपाल जी, यूं तो यूपी भी भारत का हिस्सा है, तो घोषणाएं यूपी के लिए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बताइए क्यों ना ये सोचा जाए कि चुनाव है 27 में, इसलिए तमाम घोषणाएं यूपी के लिए? नहीं, अगर आप देखें तो जिस तरह वाटरवेज के लिए उड़ीसा और अलग अलग जो सी के अराउंड एरिया स्टेट्स हैं, उन सब के लिए भी वाटरवेज में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए। आयुर्वेदिक संस्थानों की इस्टेब्लिशमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे देश का बनेगा, केवल यूपी का नहीं बनेगा। यूपी का लैंड मास ज़्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए किसी चीज़ों में कुछ स्कीम्स में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। अदरवाइज तो अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर पूरा वो किया अनाउंसमेंट्स किए हुए। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, कोस्टल एरियाज है, आयुर्वेद के सेंटर्स हैं, एम्स बनाने की बातें हैं, फिर मैरीन और फिशरीज के लिए बहुत सारे चीज़ों के अनाउंसमेंट है। कस्टम्स ड्यूटीज़ को काफ़ी रैशनलाइज किया, रिड्यूस किया है। जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ कस्टम ट्रांसपोर्ट जो इंपोर्ट वगैरह सेटअप है, उन सब को रैशनलाइज किया। मुझे लगता है कि जो फोकस है वो बहुत क्लियर है कि आधारभूत ढांचा, देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए आधारभूत ढांचा, इसके अंदर विकास का एक रोड मैप लिया और 3 कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से वित्त मंत्री जी ने बताया। उन्होंने कहा सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोपाल जी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, उसको एक्सीलरेट भी करना और सस्टेन करना है, इसीलिए एक रिफॉर्म। गोपाल जी, अखिलेश करते हैं। आलोक शर्मा को जवाब देना चाह रहे हैं, आपको बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। आलोक जी जवाब बोलने के लिए भी उंगली उठा रहे हैं और बजट पे भी उंगली उठा रहे हैं। बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि सोहेल जी से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 16.5 से घटकर 12.5 पर आ गया। हर साल हम इस तरह के स्टेज शो देखते हैं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हालत यह है कि ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन है, आज इन्हीं का रजिस्ट्रेशन है। और वो ई श्रम पोर्टल ये कहता है कि 10,000 से कम जिसकी आय है वो वहां पर रजिस्टर कर सकता है। 31 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन है वहां के अंदर। पॉल्यूशन के ऊपर 1 रुपया नहीं है इस बजट के अंदर। आप बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, 2050 में क्या हो जाएगा, 40 में क्या हो जाएगा। अरे भाई, हम सीधा कह रहे हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट पिछले 1 साल में 23% था और जॉब्स 1.5% बढ़े। वो कैसे, जो गैप है वो कैसे बढ़ेगा, कम होगा। 5,000 युवा और 5,000 एंटरप्रेन्योर हर महीने हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, वो कैसे रुकेंगे? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। महिलाएं 59% एनीमिक हैं। फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर क्या किया? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या किया आपने? केवल 5 किलो आप अनाज देकर पर कैपिटा इनकम में उसको जोड़कर आप सोचें कि आप देश को चला लेंगे, संभव नहीं है। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि 92 रुपए पर सवाल, 52 रुपए पर हमारा डॉलर आ गया 92 पे। आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से किया और उसी दिन यूरो की वैल्यू गिर गई। यूरो की वैल्यू की तुलना में रुपए की वैल्यू गिर गई। आज हालत यह है कि बिहार में चुनाव नहीं है तो बिहार का कोई जिक्र नहीं है बजट में। कोस्टल एरियाज में ही तो इस बार चुनाव है। तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, केरला है, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं। इसलिए पूरा बजट वहां पर फोकस करने का प्रयास किया। हम कह रहे हैं फिर भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप अच्छा है, खूब अच्छा कीजिए आप। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में जो मिडिल क्लास जिसकी सेविंग पिछले 50 साल में सबसे लोएस्ट आ गई है,
मिडिल क्लास को आपने क्या दिया? मिडिल क्लास भर भर के आपको वोट देता है, पॉल्यूशन पे पैसा नहीं है। आप आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। गोपाल जी, आप जवाब देंगे। आलोक जी पूछ रहे हैं मिडिल क्लास के लिए क्या है इस बजट में? देखिए, मिडिल क्लास का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग और एमएसएमई सेक्टर को बहुत फोकस किया है। एमएसएमई सेक्टर का, और जो जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, ऐसे सेक्टर्स में सरकार ने इमेंस सपोर्ट और अनाउंसमेंट्स किए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के लिए, आयुर्वेद ट्रेडिशनल जो हमारे मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनके लिए सरकार ने इतने सारे सपोर्ट सिस्टम बनाए, और खासकर एमएसएमई के लिए तो बहुत किया है। और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, पूरा सरकार क्या करेगी? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी जिसके कारण मार्केट में डिमांड होगा, और फिस्कल डेफिसिट भी ठीक किया। मार्केट में डिमांड हो रहा है, 12.5 लाख करोड़ का एनुअल एक्सपेंडिचर अपने आप में लैंडमार्क होता है। जो हम आज देश की आर्थिक रूप से प्रगति देख रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ब्रिजेस, इन एक्सप्रेस वेज और फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, उन सबको डेवलप कर रही है। उसके कारण इतना महत्वपूर्ण तरीके से देश में बदलाव अर्थव्यवस्था में हो रहा है। रूरल सेक्टर में कोऑपरेटिव सेक्टर को कितना सपोर्ट सर, आपसे जब बात कर रहे हैं, बजट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। कुणाल बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं। कुणाल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि इस बजट से इंडियन इंडस्ट्री को फायदा है? शुक्रिया। जो आज का बजट है वो पिछले कुछ सालों के बजट पे बिल्ड करता है, क्योंकि हम विकसित भारत तभी बनेंगे जब हम अपने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में और जो सारी कैपेबिलिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस तरह वित्त मंत्री ने अनाउंस किया आज कि सेमीकंडक्टर के लिए या डेटा सेंटर के लिए, बायोफार्मा के लिए इंसेंटिव्स हैं, ये ऐड करते हैं जो पिछले इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे 1 लाख करोड़ का डीप टेक फंड या 1000 करोड़ का स्पेस टेक फंड। अगर हम हर साल ये करते रहेंगे अगले कुछ सालों के लिए, तब जाके हम 2047 में विकसित भारत तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और पिछली जो सारी अनाउंसमेंट्स रही है उन्हीं पे बिल्ड करता है। जी कुणाल जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले तो थोड़ा शार्क की तरह जवाब दें कि कैसे इस बजट को आप एनालाइज कर रहे हैं, और एक शार्क कैसे रेट कर रहा है इस बजट को? शार्क में सिर्फ टीवी पे हूँ, आज तो न्यूज चैनल पे हूँ, बट मुझे लगता है कि देखिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री एक ऑलरेडी बहुत अच्छे पाथ पे है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बजट में कुछ अनाउंसमेंट होता है और उससे स्टार्टअप इंडस्ट्री एकदम से और खिल जाती है। ये एक लंबा दौर है, और 2015 से ये गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, और हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है जो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहती है। इसीलिए हम 1000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप से 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप या 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप तक पहुंच गए अपने देश में। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंडिया के बारे में, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, और आज के बजट में जो अनाउंसमेंट हुए उससे स्टार्टअप इंडस्ट्री को और फायदा ही होगा। तो आज मैं कुछ शार्की कमेंट नहीं पास करूंगा, चाहे आप चाहते थे कि मैं करूं। जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने लिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी रहे हैं और आत्मनिर्भर भी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए भी इसकी जरूरत है? डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा देश में मेक इन इंडिया के तहत जो वेपन सिस्टम बन रहे हैं, अभी तेजस 1A इंडक्ट हो गया है, और अगले 3 साल में तेजस मार्क 2 भी बनने वाला है। सबसे बड़ी बात है, एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम चाहते हैं कि AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भी डिज़ाइन स्टेट पर है, वो अगले 5 साल में प्रोटोटाइप बन जाए। तो इस डिफेंस बजट में जो कैपिटल लेआउट और खासतौर से डिफेंस R&D पे जो जोर दिया गया है, वो बेहतरीन है, काबिल तारीफ है।
हमारी सबमरीन्स को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं सर। अब पनडुब्बियों पर जो है खर्चा वो बढ़ाने की बात कही। सुचारता, देखिए मैं आपको बताऊं, सामरिक जो आहटे हैं, जो चुनौतियां हैं, उन आहटों को चाहतों में बदलना सरकार के लिए मुश्किलात खड़े करता है। लेकिन आज का जो कंटिनेंटल शिफ्ट है हमारा मैरीटाइम शिफ्ट के ऊपर, हमारी जो चैलेंजेस है पीएलए नेवी की, एडवर्सरीज की हमारे इंडियन ओशन में, उसको देखते हुए न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत है। आईएनएस अरिहंत हो, अरिगट हो, अरिधमन हो, अरिसूदन हो, या बैलिस्टिक सबमरीन्स हम लगातार बना रहे हैं जिन पे करोड़ों का खर्चा है, लीड टाइम होती है, इसके लिए एलोकेशंस बहुत जरूरी है। पर इसके साथ साथ लगातार जो पीएसयूज हैं, पोर्ट्स, आपने मैरीटाइम सेक्टर की बात की है, फिशरी सेक्टर की बात की है, आपने ब्लू इकोनॉमी की बात की है। इस बार पोर्ट्स एंड हार्बर्स, हमारे सचिव थरूर जी कह रहे थे, बेलिंजम पोर्ट जो 16 फीट का एक बड़ा है जो पोर्ट बनाया गया केरला में, सारे इनलैंड वाटरवेज को जो जोड़ा जा रहा है, इनोर में विशाखापट्टनम की, मद्रास के नीचे जो पोर्ट बनाया गया, हम हाइफा इजराइल तक जा रहे हैं, हम दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर बना के यूरोप तक हम वो लेगेसी स्थापित करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमारा सारा माल 94% जो वॉल्यूम है वहीं जाता है। और सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने रक्षा बजट को बढ़ा रही है। एक बार जनरल सिवात से जल्दी से एक बार पूछ लेती हूँ सर। देखो, एक सच्चाई है कि इस बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। यही नहीं कि जो सामान हम खुद बनाते हैं अब पूरे वर्ल्ड में बेच पाए। देखो 24,000 करोड़ का हमने पिछले साल भेजा था, अब की बार सुनने में आया कि 40,000 करोड़ का ये एक प्रकार आपका टारगेट है। आप देखें, यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल है, वो है, तेजस मार्क 1 की डिमांड है, आकाश तीर की डिमांड है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर ने आपको सिखाया है कि 4-5 वेपन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ड्रोन्स, एक लॉटरिंग अम्यूनिशन, साइबर वारफेयर, आपका आर्टरी के गन्स और उसकी अम्यूनिशन, और लाइट टैंक जो आपको लद्दाख के लेंदे। कहने का मतलब ये है कि इस बार कि जो आपका बजट है वो 2% से ज़्यादा है जो कि जीडीपी का, और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है, न्यू एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन पे, और जहाँ पर भी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं वो करेंगे, जो सामान हम खुद नहीं बना सकते। 75% जो सामान है भारत के डिफेंस का वो खुद बनेगा। और 2 कॉरिडोर बना चुका है देश के अंदर अभी, जो एक नॉर्थ में और साउथ में, जो कि यूपी और साउथ में तमिलनाडु, 2 और प्लान है, एक ईस्ट के अंदर असम में और साउथ में गुजरात में। तो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को सीधे सीधे प्रोत्साहित किया गया है, उसके लिए बजट एलोकेशन है, पनडुब्बियों के लिए, सबमरीन्स के लिए, राफेल के लिए। सुहेल, कुछ बड़ी चीजें दर्शकों को बता दें। मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत है। सरकार ने विदेश घूमने के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब विदेश यात्रा के पैकेज पर लगने वाला टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। साथ ही अगर आप अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट क्लेम पाते हैं तो उस पर ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार का गेटवे, सरकार 5 बड़े यूनिवर्सिटी टाउन बनाएगी जहां पढ़ाई के साथ साथ बड़े उद्योगों में काम सीखने का मौका मिलेगा, और हर जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए सरकारी हॉस्टल बनाने का भी ऐलान है। और एक और बड़ी चीज, अगर आप मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने वाले हैं, अगर आप नया माइक्रोवेव ओवन या फिर मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में इनके दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि उनके पुर्जों पर लगने वाला आयात शुल्क घटाया गया है। ये कुछ बड़ी चीजें हैं। सेहत पर भी फोकस है, बीमारियों से लड़ना अब सस्ता थोड़ा कर दिया है। 17 जरूरी दवाओं पर टैक्स हटाया गया है। इनके अलावा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देश में 3 नए भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा है। इसी के साथ साथ रेल और सफर की नई रफ्तार कैसे बढ़ाई जाएगी, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे जैसे 7 रूट्स पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी की गई है। तो ये भी एक घोषणा है। और इसी के साथ साथ किसानों के लिए भारत विस्तार, खेती किसानी का हाईटेक बनाने के लिए भारत विस्तार नाम का एक ऐप या डिजिटल टूल बनाया गया है। ये बार बार कहा जाता है कि किसानों को टेक्निक से जोड़ा जाए। सुहेल, किसानों को टेक्निक से जोड़ा जाए, सर आप क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, किसानों को टेक्निक से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है एआई के माध्यम से उनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है और सरकार इस पर काम कर सकती है। देखिए, बजट के परिप्रेक्ष्य में एक लाइन बहुत जो है फेमस है कि इसमें ये है कि आप कैसा सोच, जैसे आपकी दृष्टि होगी ना वैसे आपको सृष्टि दिखेगी। तो सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। अब देखिए, अभी दुविधा क्या है, हम जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं। अभी डिफेंस की बात हो रही थी, देखो लास्ट ईयर 6.8 लाख करोड़ का था, अभी जो है 7.85 लाख करोड़ का किया गया है। तो सीधे सीधे 20%
5% की वृद्धि की गई है। अगर आप उसको जीडीपी से देखोगे तो आपको कम दिखेगा। तो जाहिर सी बात है हमें जो देखना चाहिए परिपूर्णता में बजट को। और मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप जीडीपी जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीडीपी और आप डेट रेशियो देखो तो उसको 55.6 पे किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल डिफिसिट है वो 4.3 से तक किया गया है कि इसमें हमारा लक्ष्य है। अब बोला जा रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप लक्ष्य बनाओगे तब उसको आप अचीव कर सकते हो। तो आप पहले तो लक्ष्य तो बनाओ, और अगर 4.3% का अगर डेफिसिट का लक्ष्य रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। और जब बजट में देखिए, हर किसी के उम्मीदों पे आप पूरा नहीं उतर सकते हैं। कहीं पे आपको कट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है ना ये बैलेंस का खेल होता है। तो बजट में जितना किया जा सकता था मेरे ख्याल सरकार ने किया है, और विकसित भारत बनाने के लिए मैं मानता हूँ कि ये पहला कदम है। जैसे आप बता रहे हैं कि घर का बजट है, जो बात आप कह रहे हैं कि जहां जरूरत ज्यादा है उस बार वहां ज्यादा लगाए, और दूसरी जगह आप जो है अपना हाथ दबाएं, बचाएं। तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी, दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल টু তৃণমূল। বাংলাকে বারবার করে বঞ্চনা করার কথা বলেন আপনারা, এবং এবারেও দেখা গেল বাংলার জন্য কিছু নেই, বাংলার জন্য বেসিক্যালি কিছু নেই। 85 মিনিটের বাজেট স্পিচে আপনি দেখবেন একটা নিম্যান্স ইনস্টিটিউট করার কথা বলা হয়েছে, সেটা একটা এক্সট্রা ইনস্টিটিউট করার কথা বলা হয়েছে। तो आप अभिषेक बनर्जी को सुन रहे थे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है बंगाल में नहीं जीतेंगे, इसलिए बंगाल के लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक पलटवार है जी। बट एक्चुअली अगर हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स देखें आज जो हुए हैं, सबसे पहले जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन अनाउंस करी गई है वो दांकुनी में बिगिन करेगी, विच इज़ इन बंगाल। दांकुनी से सूरत जाएगी। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर हमारे लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा ये कहा गया है कि हमने अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देखें, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इन्वेस्टमेंट्स को भेजा जाएगा। इसके लिए सारे स्टेट्स बेनिफिट करेंगे एंड बंगाल भी बेनिफिट करेगा। और तीसरा अगर हम देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस बार कॉरिडोर पे कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज एंड वाटरवेज। वाटरवेज हमारे ईस्टर्न रीजन के लिए, मैं वाटरवेज पे बहुत काम करती हूँ, और वाटरवेज पे हमारे जो ईस्टर्न रीजन का गुड्स भी चलते हैं और कोल भी चलता है, सीमेंट भी चलता है। जो मेन हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है वो है वाटरवेज। सो इस पूरे बजट में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पुश है उससे डेफिनेटली ईस्टर्न इंडिया पे बहुत बेनिफिट आएगा। देखिए, ये जो अभिषेक बैनर्जी अभी कह रहे थे, बंगाल के लिए ज़्यादा घोषणाएं नहीं की हैं क्योंकि वो हार जाएंगे और इसीलिए उनको लगा कि वहाँ पर खर्चा नहीं करना है। बहरहाल ये पॉलिटिकल जो बयानबाजी है वो तो चलेगी, लेकिन युवाओं के बयान क्या है? ये बजट आ गया है, आप कुछ गाने के माध्यम से पहले बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये गुनगुना कर बता दें इन्हें बजट कैसा लगा। Okay. आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक को फोड़े। आजा आजा totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize
There is a proverb in Bengali, চোরের মায়ের বড় গলা, ইংরেজিতে বলে চোর কি মাই জোরসে বলে, mother of thieves are soundless, mother of thieves are soundless. Now, for Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there, and already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor 72,000 crores are going to be invested, and already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector, the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people, which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, আদিবাসীদের জন্য কিছু নেই। बजट सिर्फ एंटी है, एंटी पुअर है, एंटी फार्मर्स है, एंटी जॉब्स है, एंटी वुमेन है, सब एंटी है। तो इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, एंटी वुमेन है ये? नॉट एट ऑल। आई थिंक वुमेन्स के लिए तो बहुत कुछ आज आया है बजट में, एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर वुमेन जो कुछ करना चाहती थी, आई थिंक फैमिली में और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में। इट्स अ गुड थिंग जो आज हुआ है। आई थिंक एंटी वुमेन नॉट एट ऑल। वुमेन ने ही इसको मैनेज किया, उसने ही बनाया है और महिलाओं को बिल्कुल ऊपर किया है। खाली समर्थ नहीं बल्कि उसको नेतृत्व करने वाली बनाया है। पता नहीं ममता जी क्या बोल रही हैं, आई डोंट नो। एंटी पुअर है, आपके खिलाफ है ये बजट? मेरे तो खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। ये ममता बनर्जी जो बोली है वो गलत बोली है, क्या से क्या बोल देती है, उनको पता ही नहीं लगती। एंटी 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 करती चली जाती हैं ये। चलिए ये तो बताइए एंटी वुमेन है। सो आई थिंक इस बारी जो नई स्कीम अनाउंस की गई है, गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इससे ज़्यादा एम्पावरिंग स्कीम कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी महिला जॉब ढूंढ रही हैं उनको घर नहीं मिलते हैं
और इस स्कीम की वजह से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सकती है। जी, स्वाति से भी सवाल ले लें। जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि महिला विरोधी बजट है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करी गई है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा ताकत देने की बात करी गई है। और देखिए जिस तरह से अभी विश्व है कि हर रोज़ ट्रंप एक नए कदम ऐसे उठाते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ और करीब हो जाते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स की बात आती है, वहीं बीमारियां और बढ़ने की बात आती है, तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंड ना करे, भारत आत्मनिर्भर भारत हो, इसकी बात हो। देखिए उदाहरण के तौर पर जब कोविड हुआ तो हम सबको भारत की ही कोविड वैक्सीन लगी है और उसी ने हम सबको बचाया। अगर हम बाहर की वैक्सीन पर निर्भर रहते तो शायद और 2-3 साल तक वैक्सीन हम सबको नहीं लग पाती। तो भारत कैसे ऐसे वक्त में रेजिलिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और वही फोकस इस बार बजट में दिख रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण अपना पूरा किया है और जो बड़ी बातें रही हैं वो आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। देखिए इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफे की उम्मीद लोग कर रहे थे, लेकिन वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। 12 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आप टैक्स फ्री रहेंगे। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिलता है सैलरीड लोगों को, वही रहेगा। इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि किस तरह से अब सरकार का जो फोकस है वो रोजगार बढ़ाने को लेकर है और MSME पर खास तौर से ध्यान उन्होंने यहाँ पर दिया है जिससे रोजगार सृजन यहाँ पर हो पाए। इसके अलावा केपेक्स में इजाफा किया गया है, केपेक्स को बढ़ा दिया गया है। 12 लाख करोड़ के आसपास सरकार केपेक्स पर यहाँ पर खर्च करेगी। 7% की विकास दर हासिल देश कर रहा है, इससे गरीबी कम करने में मदद मिली है, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। और ये भी बताया कि 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और महंगाई काबू में रही है। लेकिन आम आदमी जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद लगाया हुआ था इस बजट से, उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। आपका जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें वैसे ही नियम रहेंगे जैसे पिछले साल थे। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं जो इस बार के बजट में हैं। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे और साथ ही कैंसर की 17 ऐसी दवाइयां हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी उन पर नहीं लगेगी। तो ये अच्छी बात है जो इस बजट से निकलकर सामने आई है। इसके अलावा कुछ और बड़ी घोषणाएं अगर आप देखें तो मालगाड़ी के लिए नए कॉरिडोर की बात यहाँ पर वित्त मंत्री ने कही है। पश्चिम बंगाल से डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च सरकार ने बढ़ाया है। अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 के लिए 12 लाख करोड़ से ज्यादा केपेक्स पर खर्च करना तय यहाँ पर किया गया है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इजाफा हुआ है। पिछले साल करीब 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने यहाँ केपेक्स के लिए राशि रखी थी और उसको अब इजाफा करके 12 लाख के ऊपर पहुंचा दिया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात यहाँ पर कही गई है जिससे दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि MSME को इससे और ज़्यादा फायदा यहाँ पर हो सके, खनिज संपन्न राज्यों को इससे फायदा मिल सके। टेक्सटाइल सेक्टर पर भी फोकस रहेगा, देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ये भी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और इसके अलावा दवाइयों के क्षेत्र में खास तौर पर सरकार का यहाँ पर फोकस है। वित्त मंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति का निर्माण किया जाएगा। जी, आपको दर्शकों को बता दें इस बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि भविष्य का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा है, लेकिन इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ और चीजें जो मानी जा रही थी पहले से कि इनकम टैक्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से हम उनसे रिएक्शन ले लें। सतीश जी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है बजट में आपको? इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स में पहले ही छूट दी जा चुकी थी, इसलिए हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे। दरअसल ये बहुत ही चैलेंजिंग बजट था, बहुत चुनौतीपूर्ण है और अभी अगर भविष्य का आकार आप खींच रहे हैं तो ये एक सुनहरा मौका था। मैं समझता हूं कि बजट वर्किंग बजट है। जिस तरह से नई चीजों पर, बायो फार्मा पे, टेक्सटाइल पार्क पे आप 7 नए कॉरिडोर पे, 20 नए जल मार्ग पे, आदि 15,000 नए लैब पर, एनिमेशन, टूरिज्म सेक्टर, सारी चीजों पे है तो ये अच्छा है। और शेयर बाजार का पर क्या असर इसका पड़ा है उसको जानने के लिए जरा सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, क्योंकि हिमांशु लगातार ऊपर नीचे शेयर बाजार होता है, हमेशा होता है बजट के समय। इस वक्त क्या स्थिति है? जस्ट 1 मिनट। देखिए, मेरे साथ NK सिंह हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं जानते वो बहुत सराहनीय है। जो वर्तमान चुनौतियां हैं
उसके संदर्भ में इस जो उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं वो समय के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है और जो चैलेंजेस हैं उनको किस रूप से उसकी सबसे लाभदायक हो सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कहा नहीं, बट जो फिस्कल डेफिसिट्स और फिस्कल कंसोलिडेशन का उन्होंने लक्ष्य दिया है वह मेरे जानते बहुत क्रेडिबल है, बहुत सराहनीय है। और इकोनॉमिक सर्वे में जैसे आपको ज्ञात होगा अब लक्ष्य को 6.5% से बढ़ा करके अब 7% लॉन्ग टर्म लक्ष्य को रखा गया है। जो उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप दिया है उससे इसका तालमेल होता है। तो मैं मांगूंगा सगेशियस, क्रेडिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ बढ़ाया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है और विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र किया है। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। उन्होंने वे वृद्धि करते समय इसका ध्यान रखा है कि इस वृद्धि के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट और जो ऋण का डेट का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसीलिए इसे मैं रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल भी कहता हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। ये एनके सिंह की पहली प्रतिक्रिया। जी सुचरिता। तो आपने सुना, आप हिमांशु आपके साथ एक्सपर्ट्स थे। मैं एक बार बता दूं कि शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, 2000 पॉइंट की गिरावट। अब ये बहुत बड़ी है और शेयर बाजार में बजट के बाद अमूमन इस तरह की गिरावट, इसका क्या मतलब है जरा बताइए, हमारे को समझाइए, हमारे दर्शकों। थैंक यू सो मच। अगर आप देखें तो इस बजट में काफी लॉन्ग टर्म की अनाउंसमेंट्स हुई है। हमने देखा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हमने देखा कॉरिडोर्स के बारे में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा फोकस है। शेयर मार्केट ये चाहती थी कि थोड़े से चाहे कुछ ट्रेड फाइनेंसिंग पर आ जाए या शायद कोई रिलीफ आ जाए। तो अभी हम देख रहे हैं वो स्पेकुलेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आएगा कि ये बजट एक लॉन्ग टर्म बजट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और सारे सेक्टर्स पर ये एसटीटी चार्ज के बारे में समझना चाहते हैं, जरा बताइए। फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी चार्ज जो बढ़ाया गया है वो क्या है? सो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में ज़्यादातर खेलो, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि 91% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको डी प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए ये चार्जेस बढ़ा रही है कि पता चले कोई चार्जेस के चक्कर में लोग कम खेलना शुरू करें। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेक दिस डिसीजन। सर मेरा सवाल ये, दर्शकों को बताइए इस बजट में क्या खास है? 3 चीजें। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम सब्र से काम लेंगे, जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाएंगे। 3 हाईलाइट्स है मेरे हिसाब से। पहला, सरकार ने ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस किया है कि जो सेक्टर चलते आए हैं पारंपरिक तौर से, चाहे वो टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करी जाएगी। दूसरा ये कि पहली बार शायद किसी बजट में मैंने ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बजट में इतने ऊपर आया है और इतनी जगह उसने ली है। तीसरा चीज इसमें जो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से वो ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है वो 10% बहुत ही चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में बढ़ाया गया है। देखना पड़ेगा डिटेल्स कि कहां बढ़ाया है, लेकिन ये 3 मेरे हिसाब से हाइलाइट्स है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए आम आदमी जो है वो बस बजट का आखिरी हिस्सा इंतजार करता रहता है कि बजट कितनी हो। देखिए मैं ये कहूँगा कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है वो जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था। स्पेसिफिकली सैलरीड एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 से 1 लाख करी जाएगी। मैं ये जरूर मानता हूँ कि देखिए इस बजट में मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि क्या इस बजट में जो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ सकेगा और क्या ये बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोपेल कर पाएगा, तो आई थिंक आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। आपका आंकलन क्या है सर? डिसअपॉइंटिंग बजट लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत उन्होंने लॉन्ग टर्म बहुत सारी प्लान्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बजट। एब्सोल्युटली, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट रखा गया है और एआई के क्षेत्र में, डीप टेक के क्षेत्र में काफ़ी इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से भारत एआई को हर जगह शामिल कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री में एआई को लेकर जा रहा है, और जिस तरीके से बजट भी क्रिएट किया गया है एआई के लिए और इतना फोकस रखा गया है, एआई, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीसीडी को कम किया गया है काफ़ी सारे क्षेत्रों के लिए। ड्रोन इंडस्ट्री जैसी चीज़ें, स्पेस टेक जैसी चीज़ें आगे बढ़कर आएंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा। जी सुचरिता, दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं हिमांशु शेखर के पास। उनके साथ डॉक्टर नरेश त्रिहान जुड़ गए। जी हिमांशु।
देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया है उसमें इंडस्ट्री ने स्वागत किया है, विशेषकर जो कैपेक्स के लिए जो एलोकेशन बढ़ा है। मेरे साथ नरेश त्रेहन है। एक सेकंड बस, जस्ट 1 मिनट, एक छोटा। ओके, तो कुछ देर में हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया में सीआईआई ने कहा है कि जिस तरह से हिमांशु आपके पास आएंगे हिमांशु हमारे साथ यहाँ मेहमान है, जब तक हम उनसे रिएक्शन लेते हैं। जी मैम, आप कुछ। जी बिल्कुल, ये मेडिकल टूरिज्म का बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, बहुत सारा इनिशिएटिव्स दिया गया है आईटी सेक्टर को। डेटा सेंटर्स, क्लाउड, उनको टैक्स फ्री ट्रीटमेंट टिल 2047। फिर मेडिकल टूरिज्म, फिर लॉट ऑफ फोकस ऑन यूथ, ऑन गेमिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई है, जिसकी वजह से आई थिंक शेयर बाजार में थोड़ी उछलाव आई है, बिकॉज PSU बैंक आम आदमी के लिए क्या इसमें स्ट्रेटेजिक विजन है, स्ट्रेटेजिक पेपर है, क्योंकि पहले आई एग्री, पहले भी इनकम टैक्स को काफ़ी रिलीफ मिल चुकी है पहले बजट्स में। ये पूरा स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग पेपर है। ये लॉन्ग, जहाँ सुचरिता देखिए बाजार जो है थोड़ा रिकवर भी कर रहा है। अब देखिए फ्लक्चुएशंस हमेशा बजट के बाद होते हैं, लेकिन इस बार जो 2000 पॉइंट के करीब गिरा, अब 1000 पॉइंट के करीब रिकवर बाजार कर चुका है। हम एक बार जरा सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोज्ञा। हम जानते हैं कि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, वहां के लोग इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, खुश हैं, उन्हें क्या लग रहा है, उनके लिए क्या? देखिए मार्केट और सेंसेक्स को देखकर तो लग रहा है कि जिस तरह से लाल में जा रहा है उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मेरे साथ मिलेनियम मैम से सब हैं यहाँ पर। सर विष्णु धानुका, सर ये बताइए कि इस बार का आपको बजट कैसा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? देखिए बजट नाउ ऑनवर्ड विल बी वेरी वेरी बोरिंग, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई बजट में अब कुछ नया कुछ है नहीं। बट सबसे बड़ी बात है जो फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने इस साल का, करंट ईयर का पेक डाउन टू 4.4 एंड नेक्स्ट ईयर का जो उन्होंने अनाउंस किया है दैट इज 4.3। इतना रुपया खर्चा करके, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, सब इन्वेस्टर वही देखेंगे, और जब इन्वेस्टर देखेंगे कल आराम से, देन वो रिएक्ट करेगा शेयर मार्केट में। तो आपको लग रहा है ये बेहतर होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार क्या बेहतर होने जा रहा है? इस बजट से आपको क्या मिला? What I like is what she's done is maintaining a status quo with a very, because last time बहुत changes करा था tax side में, तो अब की बार status को maintain करना, absorb करने देना, plus the Indians who are allowed to invest in equities in India, that will bring in inflows and support the economy, and of course the STT change which she has done. मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है, और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में ICU और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। आप सुन रहे थे डिप्टी CM सम्राट चौधरी को कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए बजट के बाद। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद से बजट पर प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसा लगा बजट? खाली, कुछ मिला ही नहीं। क्या अपेक्षा कर रहे थे जो नहीं मिला? नहीं, सबसे पहले तो जो टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उस टैरिफ की मार पर कुछ हुआ हो तब तो पता चलता। टैरिफ पे तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, एक्सपोर्टर्स को कोई राहत मिली नहीं, बजट के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली डब्बा पेश कर दिया। खाली डब्बा है, हाथ में कुछ में आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को। कांग्रेस का कहना है इस बजट में कुछ था नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बजट में खाली है, उनकी उम्मीदें थी।
वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट है। से पहले प्रियंका गांधी कह रही थी कि कुछ होगा नहीं बजट में, और बजट के बाद वो सीधे कह रहे हैं इमरान मसूद के बहुत निराशाजनक। रवि किशन क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं बजट को ये देखिए, कोई बोझा नहीं आया देश पर, देश को और रिलैक्स किया गया, युवाओं को, यंग इंडिया को बढ़ावा दिया गया, हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें जोड़ी गई, एआई सेक्टर से इसको बहुत आगे लेके गए हैं, टूरिज्म में, हाइकिंग में, हर तरीके से एक शानदार बजट, एक स्वागत योग्य बजट 2047 के विकसित भारत की नींव आज के इस बजट ने रख दी है, ये दिखाई दिया। लेकिन फिल्म विपक्ष को बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पा रहा है विपक्ष, बिकॉज विपक्ष। हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट हमारे साथ है गोरखपुर से। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे। रवि किशन कह रहे थे बहुत अच्छा बजट है। सतीश जी, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, क्या इस बजट से चुनाव भी साधा गया? बस बहुत ज़्यादा नहीं साधा गया। जैसा मैंने कहा कि ये ग्रोथ और वर्किंग बजट है, मैं इसको GE ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बजट कह रहा हूँ। बहुत कुछ इसमें आप राजनीतिक नहीं निकाल सकते। विरासत के क्लस्टर बनाने की बात है। फिर मैं जरा दो हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत हल्ला हुआ था जी राम जी बिल के ऊपर, हम लोगों ने भी हल्ला किया था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया। आज उसमें हथकरघा में और बुनकरी में उन्हीं के नाम से एक योजना लाया गया है। आप इसको पॉलिटिकल कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिविजिट, रिकरेक्शन कह सकते हैं। इस बजट को सुधार एक्सप्रेस के नाम से निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। और खास बात इस बजट की यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, नए एरिया में लोगों को बुलाने, जैसे कंटेनर का निर्माण, सिविल एविएशन का, MRO का निर्माण, ये सारी चीजें हैं। और खेल कूद को, मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज है, खेल कूद को जो खेलो इंडिया योजना है उसको मिशन मोड में ले जाने का है, जिससे इक्विपमेंट बने, आदि आदि बने। और एक अंतिम बात, जो सेमी कंडक्टर और MSME पर जो जोर दिया गया है, MSME पर बहुत शिकायत थी, बहुत इनके क्रिटिसिज्म थे। MSME पर इन्होंने छोटे और मध्यम उद्योग पर जोर दिया गया। एक बार हिमांशु के पास चल जाते हैं, क्योंकि हिमांशु के पास लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू। या अब मेरे साथ नरेश ट्रेहन है। आप हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। काफ़ी कुछ नया घोषणाएं, नई घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री ने। 17 ड्रग्स थे जिन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाया है। बायोफार्मा के लिए भी काफ़ी ऐलान किया उन्होंने। हाँ, जैसे ड्रग्स की बात करेंगे तो जो 7 रेयर डिजीजेस हैं जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, और ख़ास करके कस्टम ड्यूटी का, वो उसको हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिन लोगों को बहुत हाई कॉस्ट पे मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स, जो इन्होंने ये आज के दिन जो बायोफार्मा शक्ति जो पे इन्होंने चर्चा करी, उसमें ये स्पष्ट था कि जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हम वेट करते हैं बनाने के लिए, जैसे डेवलप होते हैं ओवरसीज, फिर वो पैटर्न ख़त्म होना हो, बट वी कैन इनकरेज रिसर्च आवरसेल्व्स एंड बायोसिमिलर्स को तो बनाना और बायोलॉजिक्स को बनाना, उसकी एम्फेसिस पे बहुत सारा हेल्प मिलेगा डिजीज़ को, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। सो इनकी सारी जो नई एक्सप्लोरेशन हो रही है फॉर ड्रग्स, उसको सपोर्ट करना बाय 10,000 करोड़ बजट टू इनकरेज। आपको लगता है कि लार्जर लेवल पे एक फोकस है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर? शॉर्ट टर्म में भले उतना ज्यादा फोकस नहीं है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात उन्होंने कही है भारत में, जैसे फार्मा का। उन्होंने ब्रॉड बेस इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें एड्रेस करी, जैसे मैं बता रहा था कि बायोशक्ति की बात करी। दूसरा, आज के दिन हमारा ड्यूअल बर्डन है डिजीज़ का, जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो डिपेंड करती हैं सिविक फैसिलिटीज़ के ऊपर, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, ये वो चीज़ें जो हैं, उसमें इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। तो the communicable diseases are actually reducing as we go forward. But at the same time, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं,
इनकी बहुत तादाद बढ़ती जा रही है, वो गैलअप कर रही है। तो उसके लिए ये जो मेजर्स किए गए, जैसे जो मैं बता रहा था बायोसिमिलर्स हैं, हाँ, उसका इसे हाँ, और ये है कि प्रमोटिंग हेल्थ के लिए जो आयुर्वेदा के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी के 3 और इंस्टीट्यूट बनेंगे। एजुकेशन और स्किल्स के लिए भी बहुत सारा एम्फोसिस दिया गया है कि नए सेंटर्स बनेंगे या कमिटी बनेगी फ्रॉम स्किल्स टू एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीज़ों जो हैं ये इनकरेज करेंगी 2 तरफ से, क्योंकि अगर जो हमने डिलीवरी करनी है हेल्थ केयर की तो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। उसकी स्किल्स एनहांस करने से एक तो युवा को मौका मिलेगा ना, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी कि लोगों को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने वो बताया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए उसके लिए हर स्टेट में 5 हब्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर ये टू ब्रिंग सम ऑर्गेनाइजेशन इन अ केओटिक सेक्टर के, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी केओटिक ग्राउंड की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस अनइवन होते हैं। एक आखिरी सवाल था कि गर्ल्स के लिए हॉस्पिटल की बात की है हर जिले में, हॉस्टल बनाने की। हाँ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको तो बहुत सेफ्टी का खतरा रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुचरिता। तो निश्चित तौर पर जो फोकस है इस बजट का वो मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स पर है, और नरेश त्रेहान मानते हैं कि इसका आगे चलकर हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। जी, हमारे साथ बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। जरा जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या उनको लगा इस बजट में, उनके हिसाब से सही था और क्या सही नहीं था। मैं समराइज करूंगा अपनी बात कुछ पंक्तियों में। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। 50 लाख करोड़ का हिसाब आया है। ऊर्जा और इंफ्रा की सौगात लाया है। AI अडॉप्शन एंड ट्रेनिंग और होगी आसान। रोजगार आएगा, गरीबी जाएगी, हर घर बनेगा एंटरप्रेन्योर। अब किसान भी AI लाएगा और विदेश जाएगा। होगा समर्थ मजदूर, देखो बजट आया है। अब होगा टैक्स कम ऑन इनकम और मिलेगी छूट ऑन एक्सपेंस। होगी खुशियां घर घर। अब छुएगा आसमान स्टॉक्स ऑफ इंडिया। मिलेगा MSME को आधार। होगा लोन सस्ता और मजबूत व्यापार। ज़रूरत की चीज़ें होंगी सस्ती, अब होंगी बचत। सर आप कवि है, मार्केट एक्सपर्ट भी है। हाँ? नहीं, उन्होंने पूरे बजट का सार इन पंक्तियों में ला दिया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। अभी FTA भी आया तो अच्छा, तो मैं अगले हिस्से, कविता के अगले हिस्से के लिए बाद में। सुचरिता, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिमांड सोना चांदी की है। सर से जरा जल्दी से, सर आपके लिए क्या था इसमें खास? इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं बढ़ाए और गवर्नमेंट को मगर लेकिन जो 10 मिलियन जो वर्क फोर्स है थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज द इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी एक्सपेक्टेशन थी सोना चांदी की सेक्टर के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बिजनेस आसानी से हो सके, सर आप बताइए। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के लिए, क्योंकि सौगात 22 सितंबर को GST कट हुआ था तो कोई उम्मीद खास नहीं थी। ये अच्छा रहा है कि कोई टैक्स सेस नहीं बढ़ाया गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाने की जो ज़रूरत थी उसके लिए जो हाई क्वालिटी टूल रूम्स हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, और ऊपर से कई इन्वेस्टमेंट्स जो बात की जा रही हैं ऑन टेक्नोलॉजी, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तीसरा एक फोकस है दुर्गापुर में 4000 इलेक्ट्रिक बसों का। उम्मीद है कि ये शायद ट्रेंड सारी जगह किया जाएगा। तो बजट ओवरऑल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है इस बजट में, लॉन्ग टर्म है, और आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन अच्छी अब जरा जल्दी से हेल्थ सेक्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर पहले ही इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई, 2 नेशनल सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, बहुत कुछ कहा गया। ये जो बजट आया इस बार इट इज़ बहुत ज़्यादा अलाइंड है ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड से, और इंडिया के जो हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है। जैसे 3 एम्स स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, निमहंस की तेजपुर और रांची में स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टैब्लिशमेंट की बात हुई। तो ऑल दैट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन,
एक चीज़ जो हमने मिस किया है वो डिस्पैरिटी काफ़ी समय से चलती आ रही है, दैट इज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स। पिछले बजट में करीब 75,000 सीट्स सरकार ने अनाउंस की थी फॉर द MBBS कैंडिडेट्स। नाउ अभी एट प्रेजेंट जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि 1,30,000 स्टूडेंट्स MBBS पास करते हैं और उनके लिए सिर्फ 80,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स अवेलेबल हैं। तो हर साल 50,000 सीट्स का डिस्पैरिटी रहता है। 50,000 स्टूडेंट जो इंडिया का वर्कफोर्स है, क्वालिफाइड फोर्स है, वो कंपटीशन के रैट रेस में चला जाता है। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड और ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को हम तब तक एड्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस बैकलॉग को एड्रेस ना करें। बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से राय ले लें। मैम, क्या बजट की बड़ी बात है? I think it's a very solid budget from a long-term perspective. Infrastructure, industries, MSME especially, I'm very happy to see the support that they're giving to MSME and the women-led businesses. I think industries, India has not caught up when it comes to industrial development. We are big service exporters, and I think this is going to solidify our position globally when it comes to industrial export. सर, हिंदी में आप बताइए जरा बड़ी बातें। जी, इसमें कम से कम देखिए 2 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि 2047 पे जो विकसित भारत है उसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है और यहाँ पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है वो 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। और हम लोग बात करते हैं MSME सेक्टर के बारे में और यहाँ पे 10,000 करोड़ का। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको अगर आम आदमी देख रहा है, मिडिल क्लास देख रहा है, उसे बताइए इसमें क्या है। देखिए, उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, 7 हाई स्पीड जो है नेटवर्क दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सबको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कह रहे हैं उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, देखो एजुकेशन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके साथ उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा। 5 यूनिवर्सिटी जो है टाउनशिप्स हैं और यहाँ पे आप देखें 15,000 जो स्कूल्स उनको जोड़ा गया है कंटेंट क्रिएटर लाइफ से। और अगर आप आदि आबादी की बात करें तो आदि आबादी के लिए भी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। कितने नंबर देंगे इसे? बिल्कुल, मैं तो 10 में 9.5 दूंगा। 10 में 9.5। सुहेल 9.5 वो नंबर दे रहे हैं, आप क्या देंगे सर? देखिए, वो तो बाजार जैसे कह रहा है उस हिसाब से मैं दूंगा, 5 के हिसाब का दूंगा क्योंकि ये जैसे तो आधे 50% दे दिए। 50% दिया बिल्कुल, क्योंकि बाजार जिस तरफ डिसअपॉइंटिंग लगा आपको? डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है। दूसरी, टैरिफ की मार को रोकने के लिए अगर कुछ आ सकता था तो इस बजट में आ सकता था। तीसरी बात है, एक सरकार ने अपना केपेक्स बढ़ाया है लेकिन निजी निवेश जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो देश में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, एक विनिवेश की बात की जा रही थी जो कि 2047 में लेके जाएगा। ये सब डायरेक्शंस अगर आते तो आप देखती कि बाजार अपने आप अपने आप रिएक्ट करता। एक चीज़ जो मुझे बड़ा अच्छी भी लगी और शायद उसके लिए और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो है जो डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको टैक्स में रियायत दिया गया है इस बजट में। लेकिन एक डेटा सेंटर में आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक डेटा सेंटर में 10 या 20 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा सेंटर के लिए जो सबसे बड़े रिफॉर्म की बात होनी चाहिए थी वो है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड में रिफॉर्म्स की। स्वाति जी, आप हमारे साथ आ गई हैं, ज़रा बताइए मेंटल हेल्थ को लेकर जो इस बार इंस्टीट्यूट्स की बात कही गई है उस पर पहले भी फोकस रहा, आपको लगता है कि ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसको एड्रेस किया? जी हाँ, देखिए मेंटल हेल्थ लगातार इस बात की कवायद हो रही है कि जिस तरह से कोविड के बाद से खास तौर से युवाओं की मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत खासा असर पड़ा है, तो इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी जहाँ इसको इम्पोर्टेंस मिली है वहीं फंडिंग की बात अगर हम करें तो अभी पूरी तरह से इसमें फंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में कैसे मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। ये एक अच्छी पहल है जो कि अब हमें देखने को मिले। हेल्थ के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, कितना आप इसको आंकलन करेंगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट है मैं बोलूँगी हेल्थ के आंकलन से, क्योंकि अब हेल्थ इंडस्ट्री को एक ग्रोथ इंजन की तरह से देखा जा रहा है। ये नहीं माना जा रहा है कि केवल एक्सपेंस के लिए हेल्थ इंडस्ट्री है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। यानी कि अब बायो सेक्टर फार्मा की जो शक्ति का बात करी है इन्होंने वित्त मंत्री ने, वो एक बहुत बड़ी पहल है कि आने वाले वक्त में भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इनोवेशन हब होगा हेल्थ केयर सेक्टर में। यानी कि हमारे खर्चे कम होंगे, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है लोगों का दवाइयों के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, वो कम होगा आने वाले वक्त में। और जो है हम पूरे विश्व को दवाइयाँ देने जा रहे हैं, पूरे विश्व को दवाइयाँ देंगे। लेकिन अभी जो शेयर मार्केट का हाल है वो वाकई उसको दवा की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने की कोशिश है, शेयर मार्केट की सेहत कैसे सुधरेगी?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बाजार का हालत जो है ठीक है नहीं, और सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट आया है बजट में वो है एसटीटी का, जो कहते हैं हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वायदे बाजार यानी कि एफएनओ मार्केट्स में बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स में 2.5 गुना बढ़ा है, और ऑप्शंस की बात करें तो 1.5 गुना बढ़ा है। यहाँ पे बात करें तो डिफेंस में भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी नहीं देखने मिला। उसके कारण भी देखें तो कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी जो है गिरावट आ रही है। पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि एफआईज जो है उनके लिए कुछ वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, वो भी नहीं आया। जी शरद, आपके पास आऊंगा। आपने डिफेंस की बात की है, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट बढ़ेगा। सर, डिफेंस को क्या उम्मीद थी और कितना खरे उतरे? देखिए, अभी तक जो कुछ इनपुट मिला है उसके अनुसार सरकार ने एक ऐसे कदम लिए हैं कि डिफेंस पीएसयू एंड पीएससीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे मजगांव डॉक हो गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। तो इस बड़े इन्वेस्टमेंट का फर्क जो है वो 5 से 8 साल का होराइजन रखिए। ये सही टाइम है आईपीओस जो रिलीज होंगे उसमें इन्वेस्ट करने का। सर आप अभी आए, अभी ज्वाइन किए। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा बजट है, और मैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो इसके अंदर काफ़ी कुछ मिला है, और कुछ चीज़ें डिटेल अभी तक आई नहीं है। जिस तरह ये फोकस था, देखो अभी आप क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें, रडार्स में, आपका लॉटरिंग अम्यूनिशन के अंदर, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, ड्रोन्स का, इसमें से काफ़ी बढ़ोतरी का बताया। सच्चाई ये है कि जो भारत का बजट है डिफेंस का, वो 1.9% जीडीपी था जो पिछली बार था 6.81 लाख करोड़। अभी रिक्वायरमेंट थी कि वो बढ़ के 2.5 कम से कम होना चाहिए जीडीपी का। क्यों? क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान, उनका जो बजट है 4 से 4-5% होता है जीडीपी। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार एक बहुत अच्छी चीज की है कि प्राइवेट। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं। पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में चिराग पासवान कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स पर ध्यान है, सरलीकरण पर ध्यान है, जो कि आम लोगों के लिए है, यानी फ्यूचरिस्टिक बजट है। सतीश जी, चिराग पासवान के साथ सहमत है?